इसके पहले वीडियो में हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। इस पूरे चैप्टर में आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी लघु बीजाणुधानी और नर युग्मकोद्भिद और इसके बाद गुरु बीजाणु यानी कि मादा युग्मकोद्भिद, इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लघु बीजाणुधानी तथा नर युग्मकोद्भिद के बारे में। इसके अंतर्गत हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे पहला लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम, दूसरा लघु बीजाणुधानी या परागकोश का परिवर्धन यानी डेवलपमेंट, तीसरा परिपक्व परागकोश की संरचना यानी कि डेवलपमेंट के बाद उसकी होल जब वो मैच्योर हो तो क्या संरचना होती है, इसके बाद लघु बीजाणु जनन, इसके बाद परागकोश का स्फुटन, उसके बाद लघु बीजाणु या परागकण की संरचना, सबसे लास्ट टॉपिक हमारा लघु युग्मक जनन तथा नर युग्मकोद्भिद है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लघु बीजाणुधानी। इसके पहले ये एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो एंड्रोसियम की संरचना के बारे में पहले पढ़ेंगे। ये एक एंड्रोसियम की संरचना है। इसका जो ऊपर का पार्ट है जो दो पालियों में डिवाइड दिख रहा है, ये एंथर कहलाता है, और ये जिससे ये ज्वाइंट होते हैं वो कनेक्टिव कहलाता है, और इसका ये नीचे का पार्ट ये फिलामेंट कहलाता है। ये तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं। एंथर जो है वो हमको दो पालियों में बटा हुआ दिखाई देता है। ऐसे एंथर जो दो पाली में बटे हुए हों, इस तरह से दिख रहे हो जैसा इस फिगर में दिखाया गया है, ये डाइथिकस कहलाते हैं यानी कि द्विकोष्ठकीय कहलाते हैं। और अगर कुछ ऐसे होते हैं जो पालियों में विभाजित नहीं होते हैं, इस तरह की जो संरचना मिलती है उसको मोनोथिकस यानी कि एक कोष्ठकीय कहा जाता है। इस तरह की जो संरचना है वो सरसों, मटर एक्सेट्रा इन सब पौधों में पाई जाती है, और जो ये मोनोथिकस जैसी संरचना है ये गुड़हल आदि पौधों में पाई जाती है। ये जो दो पालियों में डिवाइड है, दो कोष्ठकों में, इसमें हम यहाँ इसके सेक्शन अगर हम काटेंगे तो हम इसमें देखते हैं कि एक पाली में दो पराग कोश होते हैं। ये आपको दिख रहे होंगे, एक पाली में दो पराग कोश होते हैं। इस तरह से दोनों पालियों को मिलाया जाए तो चार परागकोश होते हैं। इन परागकोशों को लघु बीजाणुधानी भी कहा जाता है। इस प्रकार एक डाइथिकस एंथर में चार लघु बीजाणुधानियां उपस्थित होती हैं। इन लघु बीजाणुधानियों में लघु बीजाणु मात्र जनन कोशिकाएं होती हैं यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं। ये मदर सेल मियोसिस डिवीजन में जाती हैं और बहुत सारे लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। ये लघु बीजाणुधानियां बाहर से एक आउटर कवरिंग लगी होती है जिसको टैपिटम कहते हैं, जिसके ये पोषण प्रदान करती हैं या प्राप्त करती हैं। इसके ऊपर मिडिल लेयर होती है, उसके ऊपर एंडोथीसियम की लेयर होती है और सबसे आउट में एपिडर्मिस की लेयर होती है। इस तरह से ये एक लघु बीजाणुधानी की संरचना है, इसके बारे में पढ़े हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक डेवलपमेंट यानी कि लघु बीजाणुधानी का कैसे परिवर्धन होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है लघु बीजाणुधानी या परागकोश का परिवर्धन। परागकोश जो होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की एक संरचना होती है, जैसे आप देख रहे हैं, जो एपिडर्मिस से ढकी होती है। धीरे धीरे ये संरचना परिवर्तित होकर चार पालियों में विभाजित होना शुरू करती है। इनकी प्रत्येक पाली में आर्किस्पोरियल सेल्स बनना शुरू होती हैं। ये जो आर्किस्पोरियल सेल होती है वो अन्य सेलों कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती है। इनके कोशिका द्रव्य भी काफ़ी सघन होते हैं और इनका केंद्रक स्पष्ट होता है। ये कोशिकाएं आगे चलकर विभाजित होती हैं, दो कोशिकाओं में विभाजित होती हैं। ये दो कोशिकाएं जो बाहर की तरफ एपिडर्मिस की तरफ जो डिवाइड होती हैं वो प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं यानी प्राइमरी पेराइटल सेल्स बनाती हैं, और जो अंदर की तरफ डिवाइड होती हैं वो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल यानी प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका का निर्माण करती हैं। इस तरह से ये चारों कोनों पर ये काम करती हैं और ये डिवाइड होने शुरू हो जाती हैं। जो प्राइमरी पेराइटल सेल्स होती हैं वो आगे जा कर के अपनत और परिणत यानी एंटीक्लाइनल
और पेरिक्लाइनल डिवीजन करती हैं, जिसके थ्रू 3 से 5 स्तर बनाती हैं कोशिकाओं का, जिसमें जो इनका मध्य स्तर बनाता है और सबसे भीतर का जो स्तर होता है वो टैपिटम बनाता है। टैपिटम बीजाणु जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इसके बाद जो प्राइमरी स्पोरोजिनस यानी बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं वो डिवाइड करके ढेर सारी यानी बहुत सारी बीजाणु जनन कोशिकाओं का निर्माण कर लेती हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर बनता है, ये बीजाणु जनन कोशिकाएं जो डिवाइड होकर के बहुत सारी संख्या में बन चुकी हैं, इनको बीजाणु मातृ कोशिकाएं कहते हैं। इसके जस्ट ऊपर यानी कि जो प्राइमरी पेराइटल सेल्स थी, इसने डिवीजन करके जो लेयर बनाया, स्पोरोजिनस यानी बीजाणु जनन कोशिका के जस्ट ऊपर की जो लेयर होती है वो टैपिटम कहलाती है। ये टैपिटम इनको पोषण प्रदान करते हैं। इसके बाद 2-3 लेयर होती हैं जो मध्य मिडिल लेयर यानी मध्य स्तर कहलाती हैं। इसके बाद एक एंडोथीसियम की लेयर होती हैं जिनकी कोशिकाएं बड़ी होती हैं। ये चारों ओर इसके एक शुष्क आवरण बनाती हैं। यही पराग कोश के स्फुटन यानी इनके हैचिंग में, डेसेंस में इसकी सहायता करती हैं, जिससे अंदर से परागकण बाहर की तरफ निकल जाते हैं। इसके सबसे ऊपर एपिडर्मिस की एक लेयर होती है। इस तरीके से ये डेवलपमेंट करके और ये स्ट्रक्चर बनाता है। जब ये बीजाणु जनन कोशिकाएं मियोसिस डिवीजन में जाती हैं उस समय ये मध्य स्तर नष्ट हो जाता है और टैपिटम भी गल करके ख़त्म हो जाता है। तो ये था बीजाणु धानी का परिवर्धन यानी डेवलपमेंट, किस तरीके से ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इस तरह से डेवलप करके एक मैच्योर बीजाणु धानी का निर्माण करती है। इसके बाद हम एक परिपक्व परागकोश की संरचना के बारे में देखेंगे कि अगर ये किस तरह से बनता है। तो देख रहे हैं कि परागकोश पहले 4 पालियों में, ये बीजाणु धानी 4 पालियों में डिवाइड होती है। एक पाली में 2 परागकोश इस तरह से होते हैं, कुल मिला के 4 परागकोश बनते हैं। इसकी जो सबसे आउट की लेयर होती है वो एपिडर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस कहलाती है। ये एपिडर्मिस एक कोशिकीय बाह्य परत है जो हमेशा एंटीक्लाइनल डिवीजन में ही विभाजित होती है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो लेयर होती है वो एंडोथीसियम कहलाती है। इसकी कोशिकाएं बड़ी होती हैं, अरीय होती हैं और यह परागकोश के स्फुटन में सहायता करती हैं। जब परागकोश परिपक्व हो जाता है उस टाइम इसकी जो कोशिका भित्ति है वो पतली हो जाती है, जिसको स्ट्रोमियम कहते हैं, और कुछ टाइम के बाद ये फट करके यहाँ से परागकणों के स्फुटन में सहायता करती है। इसके जस्ट नीचे जो लेयर आती है वो मिडिल लेयर कहलाती है। ये 3 से 4 लेयर्स होती हैं वर्गाकार कोशिकाओं की। इनमें ये एंडोथीसियम के भीतर की तरफ और टैपिटम के जस्ट ऊपर की तरफ होती हैं। जब परागकोश मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, उस समय ये मिडिल लेयर नष्ट हो जाती है गल करके। मिडिल लेयर के जस्ट नीचे टैपिटम की एक लेयर मिलती है। ये टैपिटम लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं के जस्ट से सटी हुई होती हैं और ये इन मातृ कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। इन कोशिकाओं में केंद्रक एक से ज़्यादा उपस्थित हो सकते हैं, यानी कि टैपिटम की जो कोशिकाएं हैं उसमें एक से ज़्यादा केंद्रक उपस्थित हो सकते हैं। इसमें सबसे अंदर की तरफ आता है पराग प्रकोष्ठ यानी पॉलन सैक, जिसके अंदर लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं होती हैं। ये लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं पहले डिवाइड होकर के अपनी संख्या बढ़ाती हैं, उसके बाद ये मियोसिस डिवीजन में यानी अर्धसूत्रीय विभाजन में जाती हैं और उससे परागकणों का निर्माण करती हैं। और जब ये परागकण मैच्योर हो जाते हैं तब इनकी ये जो लेयर्स होती हैं ये ख़त्म हो जाती है और यहाँ से ये फट जाती है और ये बाहर की तरफ हो जाते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है कि जब डेhiscence यानी परागण स्फुटन की प्रक्रिया हो जाती है तो इस तरह से ये बाहर हो जाते हैं और इनके बीचों बीच वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं जो इसको पोषण प्रदान करने में हेल्प करते हैं।